Hello everyone, welcome to Make My Exam once again. This is Dr. Deepak Yadav and today we'll discuss three important topics. First is Lucknow session, the historic Lucknow session, then Montagu-Chelmsford reform in the Government of India Act 1919 and then emergence of Mahatma Gandhi in India. So, first of all, लखनऊ सेशन 1916 1916 का ऐतिहासिक लखनऊ सेशन। इस सेशन को हम हिस्टोरिक सेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी घटनाएं इस सेशन में होती हैं। फर्स्ट वन इज रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू द कांग्रेस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सूरत स्प्लिट के बारे में। वहां हमने देखा था कि कैसे 1907 सेशन में एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और कांग्रेस में सिर्फ मॉडरेट्स बचे थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के जाने के बाद, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक्सट्रीमिस्ट गए, एक यूथ का सपोर्ट, एक पॉपुलर सपोर्ट जो था यूथ का, वो कांग्रेस के साथ नहीं रहा और यहां से हमारा नेशनल मूवमेंट का एक जो फेज था वो डिक्लाइनिंग मोड पर चला गया। कुछ खास प्रोग्रेस हम कर नहीं पाए इस फेज में। इसलिए बाद में, जैसा कि हमने होम रूल लीग मूवमेंट में पढ़ा था कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट एक्टिव हुए थे पॉलिटिक्स में और यहां से इन दोनों ने कोशिश की कि क्यों ना दोनों कांग्रेस के दोनों फैक्शन को साथ लाया जाए, क्योंकि इन दोनों के साथ आए बिना नेशनल मूवमेंट में डेवलपमेंट, तरक्की बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और विद द कोर्स ऑफ टाइम ये दोनों फैक्शंस, एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज मॉडरेट्स, इनको समझ में आ गया कि जब तक हम साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा नेशनल मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो फाइनली 1916 के इस ऐतिहासिक सेशन में एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में वापस आ जाते हैं। दूसरी जरूरी चीज, लखनऊ पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। एक समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच। इस समझौते में जहां मुस्लिम लीग एक तरफ अश्योरेंस देती है कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की मदद करेंगे। मदद कैसे करेंगे? उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को सरकार के सामने रखेंगे, मिलकर रखेंगे साथ में, ताकि उनकी डिमांड जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बदले में अश्योर किया कि हम भी आपकी मदद करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो आपकी डिमांड है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में नहीं थी, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हमें मुस्लिम लीग के साथ की जरूरत है, और मुस्लिम लीग भी जानती थी कि बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारा मकसद भी पूरा नहीं हो सकता, तो यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मदद की, मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात मानने में मदद की। तो इस तरह से एक ऐतिहासिक समझौता होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्योंकि ये दोनों बहुत ही ऐतिहासिक घटनाएं थी, इसलिए ये सेशन माना जाता है एक हिस्टोरिक सेशन। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि लखनऊ के हिस्टोरिक सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो AC मजूमदार। यह नाम हमें याद रखना है कि AC मजूमदार was the president of Indian National Congress in this particular historic section। तो ये था लखनऊ सेशन, ऐतिहासिक सेशन। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट एक्ट की, जो कि वास्तव में एक दैट वाज अ ड्रैकोनियन एक्ट, सच अ हॉरिबल एक्ट। हुआ क्या? इस एक्ट का नाम है Montagu-Chelmsford Reform and the Government of India Act 1919। इस एक्ट को, इस रिफॉर्म को मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस रिफॉर्म को मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब हुआ यूं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 इंडिया हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, thinking that the Britishers would repay after attaining victory in the war by providing constitutional reforms, by providing self-government, etc. भारतियों को लगा कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद करते हैं तो वो भी
हमारी मदद करेंगे लौट कर, जब जीत कर आएंगे तो हमारी मदद करेंगे, हमारी मांगे पूरी करेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जिसकी बहुत टाइम से मांग की जा रही थी उसे पूरा करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, और ऐसी बहुत सी मांगे जो कि हमने उनके सामने रखी थी उन्हें वो पूरा करेंगे। और भारत के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अंग्रेज उनकी मांगे जरूर मानेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने धोखा किया और इनकी मांगे तो पूरी नहीं की, बदले में इनके सामने एक नया रिफॉर्म रख दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म के नाम पर एक ड्रैकोनियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास कर दिया। यह एक्ट क्या था? इस एक्ट को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी है। मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट 1917, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया known as Montagu Statement. The statement said that it declared the increased participation of Indians with the different branches of in the different branches of the administration and gradual development of self-governing institutions with a more responsible government. इस स्टेटमेंट में कहा गया कि अब हम धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को शामिल करना शुरू करेंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू करेंगे और देखते ही देखते भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। बट दिस वॉज अ मेयर स्टेटमेंट ओनली, दिस वॉज अ मेयर स्टेटमेंट। ये बात सिर्फ स्टेटमेंट तक ही रही, असल में कुछ और हो गया, और वो कुछ और क्या था? तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इस रिफॉर्म के नाम पर इन्होंने एक हॉरिबल एक्ट, बड़ा ही खराब कानून भारत के लिए पास किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ बातें कही गई। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की। फर्स्ट थिंग वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की, दैट इज ड्यूअल गवर्नमेंट, one in the center and other in the provinces. So the introduction of diarchy was the first point under this act. The second thing was the subjects were categorized as central and provincial. Subject means जिन पर हमें कानून बनाना है. Then provincial subjects were further classified into two categories. First, reserved. Second, ट्रांसफर्ड। ये दो तरह के सब्जेक्ट बनाए गए। रिजर्व सब्जेक्ट्स दे वर अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल, लाइक डिफेंस, फाइनेंस, etc. Whereas the transferred subjects, they were given to the Indian ministers. Like health and education. तो दो सब्जेक्ट्स बांट दिए गए, रिजर्व कैटेगरी और ट्रांसफर कैटेगरी। यहां पर रिजर्व कैटेगरी के जो सब्जेक्ट थे जैसे डिफेंस और फाइनेंस, दे वर अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ the governor general, whereas the transfer subjects were given to Indian ministers like education and health. The third point is the central legislature, it became bicameral. First one is legislative assembly and second is council of states. बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर किस एक्ट के बाद बाइकैमरल बनती है? 1919 के एक्ट से, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में पहला पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये चार चीजें ध्यान रखने वाली हैं, डायआर्की, subjects reserved and transferred, then central legislature bicameral and first public service commission in India. Okay, then the most horrible thing about this act is, on one hand the British government promised to introduce certain reforms for Indians, for the well-being of Indians.
एक तरफ अंग्रेज कहते हैं कि हम भारत में रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं ताकि भारत की तरक्की हो, भारत के लोगों की तरक्की हो, लेकिन दूसरी तरफ इस एक्ट में कुछ बातें ऐसी थी जहां से फिर हम ये कह सकते हैं कि सारी पावर उन्होंने गवर्नर जनरल को ही दे दी और इंडियंस के लिए कुछ नहीं छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नर जनरल हैज द पावर टू इनेक्ट एनी बिल without the consent of the legislature, whereas the legislature could not pass any bill without the assent of the governor. गवर्नर जनरल का मन करेगा वो कोई भी बिल पास कर सकता है, भारत में कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर लेजिस्लेचर चाहे तो बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के कोई भी कानून पास नहीं कर सकती। इसका मतलब द एक्सक्लूसिव पावर स्टिल रिमेन विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां हम देख सकते हैं कि रिफॉर्म्स के नाम पर इंडिया के साथ फिर धोखा किया गया। एक तरफ भारत जहां सोच रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें कुछ राइट्स दिए जाएंगे, हमारी बेसिक डिमांड्स पूरी की जाएंगी, उसके नाम पर इंडिया के साथ फिर से धोखा होता है। सारी पावर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो, देख सकते हैं हम यहां पर कि गवर्नर जनरल के हाथ में फिर से सारी पावर चली गई और ये सिर्फ एक नाम का रिफॉर्म था। इंडियंस ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट किया। तो ये था हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्सो नोन एज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। Lord Chelmsford was the viceroy, whereas Montagu was the secretary of state. अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री में चीजें पैरेलल चलती हैं, बहुत सारी घटनाएं एक ही वक्त पर अलग अलग जगह हो रही होती हैं। तो वैसे तो हम 1990 तक आ चुके हैं हिस्ट्री में, लेकिन अब हमें थोड़ा सा वापस जाना होगा, जहां पर हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, कि किस तरह से महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं, किस तरह से उनके आते ही तीन बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं और वो तीनों घटनाएं महात्मा गांधी का स्टेटस इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर ले जाती हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने सुना है कि महात्मा गांधी इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका में अपने किसी क्लाइंट का केस लड़ने के लिए जाते हैं, बट देयर he witnessed the ugly face of white racism। वहां पर देखते हैं गोरे काले का भेद और किस तरह से रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनके बेसिक राइट्स छीने जाते थे। वहां से गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत सारे आंदोलन शुरू किए। मैं उनकी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा बिकॉज वी आर स्टडिंग इंडियन हिस्ट्री। तो लेकिन उससे जुड़ी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जरूरी, जैसे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया। दो जरूरी चीजें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, दो चीजें हम देखेंगे यहां पर। एक, गांधी जी ने वहां पर अपना न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। दूसरा, गांधी जी ने वहां पर टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। किसके लिए? सत्याग्रहियों के लिए। सत्याग्रही के लिए वहां पर उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, न्यूज़पेपर चलाया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये दो याद करने वाली चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब आगे हम बात करेंगे, जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें सबसे पहली घटना होती है चंपारण सत्याग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण सत्याग्रह होता है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, यह बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। यह घटना 1917 की है, 1917 की। यहां पर प्रॉब्लम क्या थी? यहां पर इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो इज अ डाई विच इज यूज्ड टू इंपार्ट कलर्स टू द क्लोथ्स। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कपड़ों को रंग देने के लिए एक डाई होती है, नील कहते हैं जिसे हम। तो इंडिगो प्लांटर्स के साथ एक प्रॉब्लम यहां थी कि इन्हें जबरदस्ती एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा था सरकार के द्वारा, और वो था 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम। और ये 3 कठिया सिस्टम क्या था? दैट एवरी 3/20th पार्ट ऑफ लैंड द पेजेंट वॉज फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। मतलब एक खेत कि अगर हम 20 हिस्से करें तो पहले 3 हिस्सों पर आपको इंडिगो की खेती करनी होगी, दोबारा 20 हिस्से, फिर पहले 3 हिस्सों पर इंडिगो की खेती।
अब यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि इंडिगो प्लांटर इस 3 कटिया सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाह रहे थे। उनका कहना था कि इस वक्त जर्मनी ने अपनी एक सिंथेटिक डाई बना ली थी। जर्मनी ने अपनी एक लैब में सिंथेटिक डाई बनाई जो कि कंपैरेटिवली बहुत सस्ती थी। इनका कहना था कि जब वो डाई सस्ती है तो आप वो खरीदो, उसका इस्तेमाल करो। आप हमसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे हो, उससे हमें बहुत नुकसान होता है। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेज सरकार ये सुनने को तैयार नहीं थी। फाइनली इंडिगो प्लांटर्स आते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी से बात करते हैं और गांधी जी कहते हैं आई विल टेक केयर ऑफ द मैटर। अथॉरिटी से बात करते हैं। फाइनली एक कमिटी बनती है, गांधी जी उस कमिटी के मेंबर बनते हैं। कमिटी की रिपोर्ट आती है और उसमें सरकार यह मानती है दैट 3 कटिया सिस्टम इज रॉन्ग। तो फाइनली गांधी जी के एफर्ट से 3 कटिया सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। और ये इंडिगो प्लांटर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। गांधी जी आते हैं इंडिया में, ये बात है, गांधी जी आते हैं 1915 में इंडिया में और 1917 में पहला एक आंदोलन शुरू करते हैं और उसमें बिना लड़े गांधी जी किसानों के लिए जीत लेकर आते हैं और इससे गांधी जी की एक इमेज भारत में बढ़ती है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। भारत का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह में चला गया गांधी जी के द्वारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट witnessed the first civil disobedience movement of India? चंपारण सत्याग्रह in बिहार 1970 by गांधी जी। अगली बात करेंगे हम, एक और घटना होती है यहां पर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में होती है। यहां पर याद रखने की चीज है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। यहां पर इशू क्या था कि मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच एक डिस्प्यूट आ जाता है। डिस्प्यूट किस बात को लेकर आता है? ओवर प्लेग बोनस। उस वक्त अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है और यहां मिल के ओनर्स ने, मालिक ने मजदूरों से वादा किया था हम आपको प्लेग बोनस देंगे, लेकिन बाद में उस वादे से वो मुकर जाते हैं। मजदूर पहुंचते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी उनसे कहते हैं दैट यू डिमांड 35% इंक्रीज इन योर वेजेस और तब तक आप स्ट्राइक करो, मैं आपके साथ हूं और मैं आमरण अनशन करूंगा। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि स्ट्राइक पर जाओ, 35% का हाइक मांगो and I will undergo fast until death। फाइनली जो मालिक थे मिलके, उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने मजदूरों की ये डिमांड पूरी की और इस तरह से गांधी जी की दूसरी जीत हुई इंडिया में और उनका कद भारत की पॉलिटिक्स में और बढ़ा। तीसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। तीसरी घटना भी गुजरात में ही होती है 1918 में, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है एंड दिस वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें किसानों की फसलें सूखे की वजह से बर्बाद हो जाती हैं और एक नियम था कि अगर किसी किसान की 1/4 फसल, 1/4 अगर किसी किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसे उस साल का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ब्रिटिश अथॉरिटीज जबरदस्ती किसानों से उनकी फसल बर्बाद होने के बावजूद टैक्स मांग रहे थे। तो यहां पर किसान फिर अप्रोच करते हैं गांधी जी को। गांधी जी किसानों से कहते हैं कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है और सारे किसानों को यूनिटी दिखानी है। सरकार ने देखा जब कि एक आदमी ने इस एरिया के सभी किसानों को इकट्ठा कर लिया है, सरकार प्रेशर में आती है, सरकार को झुकना पड़ता है। फाइनली सरकार कहती है कि अगर जो किसान टैक्स पे कर सकते हैं वो पे करें, जो नहीं कर सकते हैं उनका टैक्स हम इस साल माफ करेंगे। तो देखते ही देखते गांधी जी एक के बाद एक 2 साल के अंदर इंडिया के लिए 3 जीत लेकर आते हैं और देखते ही देखते गांधी जी का कद भारत की पॉलिटिक्स में बढ़ता है।
किसानों की जीत होती है, मजदूरों की जीत होती है, और पहली बार बिना फोर्स का इस्तेमाल किए हमने अंग्रेजों को झुकाया। तो इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में कुछ जरूरी चीजें पढ़ी, जैसे कि लखनऊ सेशन, हिस्टोरिक लखनऊ सेशन, उसके बाद मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, और तीसरा इमरजेंस ऑफ गांधी जी इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस की। इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है 1916 का ऐतिहासिक सेशन कहां होता है, इनमें से किस शहर में होता है? आंसर है लखनऊ। उसके बाद 1916 के ऐतिहासिक सेशन में इनमें से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द हिस्टोरिक सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू द कांग्रेस एंड लखनऊ पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिस्टोरिक लखनऊ सेशन? एसी मजूमदार। उसके बाद हम आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, किस साल ये रिफॉर्म आता है? 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो हमें चीजें याद रखनी है, डायरकी हमें याद रखनी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमें याद रखना है, तीसरी चीज हमें पब्लिक सर्विस कमीशन याद रखना है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें याद रखना है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर जनरल के पास था, ट्रांसफर सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर्स के बाद, एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स वर अंडर द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये चीजें हमें याद रखनी है इसके बारे में। उसके बाद गांधी जी से जुड़ी 3 घटनाएं, कि भारत का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, भारत का पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सा था, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। सो इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।